हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करें ताकि समय पर आप रिवीजन कर सकें। मोस्टली बच्चों को ये रहता है कि सर आप हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं ताकि हम उनको पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखो, यदि आपने 100% सिलेबस पढ़ा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट जो टॉपिक हैं वो 80 से 85% भाग ही कवर करेंगे। क्वेश्चंस उनसे बाहर भी आ सकते हैं, इसीलिए यदि आप 100% सिलेबस कवर करते हैं तो बेटर हैं। लेकिन फिर भी कई बच्चों के रहता है, तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जिनको पढ़कर आप 85% अंक आराम से ला सकते हैं। तो बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी। चैप्टर जो पहला है विलियन, इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल पर सभी चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के वीडियोज अपलोड कर दूंगा। 6 से 7 चैप्टर के मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनकी पीडीएफ आंसर सहित आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ पर मिल जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। विलियन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है विलियन के उदाहरण, जैसे गैस का द्रव में विलियन, गैस का गैस में विलियन। सेकंड, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है मोलरता और मोललता, इनकी परिभाषाएं और इनके आंकिंग प्रश्न आप जरूर देखें। थर्ड है जिस पर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, इसमें मैं कर देता हूं पीपीएम और मोलन्स, इनको आप देखे जाएं। फिर आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में हेनरी का नियम और साथ में इसके अनुप्रयोग जैसे एनॉक्सिया और बेंड्स। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है राउल्ट का नियम। और आदर्श और अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन में आप इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखें, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें पूछे जा सकते हैं। नंबर 5, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थिरक्वाती मिश्रण। फिर हिमांक का अवनमन, अनुसंख्यिक गुणधर्म में लेख बता रहा हूं। क्वथनांक का उन्नयन, और परासरण, प्रतिलोम परासरण। और परासरण के साथ साथ परासरण दाब। लास्ट है वांट होप गुणांक। इस पर खाली जगह या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो वांट ऑफ गुणांक आप जरूर पढ़ के जाएं, और वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है वैद्युत रसायन, जहां से निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल में डेनियल सेल का चित्र, डेनियल सेल की रिएक्शन। नंबर 2,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। नंबर थर्ड है, क्योंकि यहां से निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, तो थर्ड है नैनसर्ट समीकरण से ई नोड सेल व नेचुरल लॉग केसी में रिलेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से निबंधात्मक क्वेश्चन आने की संभावना तो क्या पता है, यहां से पूछ ले। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, वो हो जाएगा अपना वैद्युत अपघटनी सेल। फिर चलो यहां बता देता हूं, नंबर 5 जो है वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका चित्र जरूर आप याद रखें। अगला जो है वो है फैराडे के नियम, वैद्युत अपघटन के नियम। अगला जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोलराउस का नियम। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। और कोलराउस के नियम से लैम्डा एम इनफाइनाइट, अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता, जो नंबरिकल क्वेश्चन बनता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, वो आप जरूर पढ़ें। फिर है सेल। सेल में आप लेक्लांचे सेल, ये और इसके अलावा मरकरी सेल, सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल कई सालों से नहीं पूछा गया है, इसको आप जरूर पढ़ें। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सेल में सीसा संचयक सेल। और इनसे अलग एक और सेल है ईंधन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट संसारण और संसारण को रोकने के उपाय। ये नहीं सोचे कि सर आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है। अब नंबर 3 जो चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, छोटा चैप्टर, आसानी से याद रखने वाला, पूरे मुंह से पूरे अंक लाने का आसान तरीका। देखो रासायनिक बल गतिकी जो है, इसमें आपको याद रखना है जो मोस्ट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ें। वेग पर ताप व उत्प्रेरक का प्रभाव। फिर वेग स्थिरांक की इकाई, विभिन्न कोटि के अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ये आप जरूर याद रखें। फिर जो नंबर 4 है वो है कोटि व आणविकता, बहुत बार पूछा जा चुका है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया, और शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है, इनको आप पढ़ के जाएं, इनके ग्राफ जरूर पढ़ें। और मोस्ट रूप से इनके आपको के और टी हाफ का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। फिर है नंबर 7 आरेनीय समीकरण। समीकरण पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, और ताप गुणांक की परिभाषाएं। इसके अलावा एक परिभाषा और है संगत आवर्ती, ये आप जरूर याद रखें। ये जो चैप्टर है विद्युत अपघटनी सेल वाला, इसमें आप ये भी जरूर ध्यान रखें, स्टार लगा के बता रहा हूं, मोलर चालकता, चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इनके मात्रक पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 4
डी और ए ब्लॉक की। दिए हुए ए ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें आपको कारण वाले सवाल जरूर पूछे जाते हैं, जैसे संक्रमण तत्व माना जाता है, या नहीं माना जाता है, ये जरूर पढ़े। फिर इसमें आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था को। इसके अलावा ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा आप क्या क्या पढ़ेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं। इनका चुंबकीय गुण जरूर पढ़ें, और चुंबकीय गुण में पूछा जाएगा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला n+2 का रूट वाला। फिर इसमें अंतराकाशीय यौगिक और संकुल यौगिक, मिश्र धातु, ये आप जरूर पढ़ें। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में लेंथेनाइड व एक्टिनाइड जो वाला है, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें अंतर, लेंथेनाइड एक्टिनाइड संकुचन, मिश्र धातु। फिर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना और इनके यूजेज और संरचना आप जरूर पढ़ेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5 की, उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में इस बार जो महत्वपूर्ण बनता है, ये आप जरूर स्टार लगा के रखें, IUPAC नामकरण पक्का सवाल आएगा। दूसरा समावयवता पर, समावयवता में मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट दो को दे रहा हूं, आयनन और हाइड्रेट समावयवता, इन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर नामकरण के बाद ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, जो नामकरण में ही शामिल हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक के बिना आप नामकरण नहीं कर सकते। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना और समन्वय संख्या ज्ञात करना। फिर VBT आप जरूर पढ़ेंगे, जिसके आधार पर विभिन्न संकुलों की ज्यामिति, चुंबकीय गुण और अंत्य कक्षक संकुल बनेगा या बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, इसको आप पढ़ के जरूर जाएं। और फिर CFT में आप रंग की व्याख्या वाला जरूर पढ़ें, T2G से EG वाला। फिर किलेट संकुल, किलेट संकुल और उभयदंतुक लिगेंड या उभयदंती लिगेंड, और इसमें आप इसको जरूर पढ़ें, EDT। तो पांचवें जो चैप्टर है उसमें नामकरण, समावयवता, ऑक्सीकरण ज्ञात करना, VBT में कुछ कॉम्प्लेक्स है जो अपने बुक में, उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। और फिर CFT रंगों की व्याख्या, और आपको ये जरूर आना चाहिए कि मान लो कोई आयन दे दें, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना या उसके चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करना, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा ज्यादा ने यहाँ नहीं बनता है, कुछ एक दो MCQ बनते हैं जो मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 जो चैप्टर हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया, बाकी के और बता रहा हूँ। बोर्ड थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नाम वाले रिएक्शन एक भी नहीं छोड़े, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। मैं नाम वाले रिएक्शन के लिए अलग से सभी नाम वाले रिएक्शन के लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं नाम वाली रिएक्शन से शुरू कर रहा हूं, डार्जन अभिक्रिया।
थोड़ा सा नामकरण इसमें पढ़ के जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी ना किसी चैप्टर से नामकरण का क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर इसमें आप श्वार्ट्ज व फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, फिर सैंडमेयर व गाटरमान, जो एमीन वाले चैप्टर में भी अपने काम आ जाएगी, सैंडमेयर व गाटरमान अभिक्रिया। फिर आप SN1 और SN2 को जरूर पढ़ें। बीटा विलोपन, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, मार्कोनिकोव का नियम, SN1 और SN2 अभिक्रिया में इनकी मैकेनिज्म, इनकी क्रियाशीलता और इनके जो त्रिविम रासायनिक पहलू है उसमें आप धारण, प्रतिलोमन, SN1 अभिक्रिया जो है ये रेशमीकरण द्वारा संपन्न होती है, SN2 प्रतिलोमन से संपन्न होती है, ये कारण आप जरूर पढ़ें। फिर 7 में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इनमें आप पढ़ोगे हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी आप जरूर पढ़ेंगे। पॉली हेलोजन जो कंपाउंड है उनमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोरोफॉर्म पर, और क्लोरोफॉर्म के साथ साथ आप फ्रियोन्स क्या हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, और DDT की संरचना और इसका नाम जरूर पढ़े। ये मैंने बात की हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। चैप्टर नंबर जो 7 है एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक जो है वो पहला है, देखो एल्कोहल का निर्जलीकरण, चाहे वो 1 डिग्री है चाहे 2 डिग्री है, और एल्कोहल में जल का योग, इन दोनों की मैकेनिज्म है बुक में, तो आप दोनों जरूर पढ़ के जाएं। फिर हाइड्रोबोरोनीकरण अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल व फिनोल की अम्लता और इनकी तुलना। फिर फिनोल पर जब बात आती है तो फिनोल की कुछ नेम रिएक्शन है, कोल्वे स्मिथ, राइमर्टिमान, अभिक्रियाओं को आप जरूर पढ़ें। और ईथर में जब हम बात करेंगे तो इसमें विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, फिर एल्कोहल की रिएक्शंस की अगर बात करें तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, मैं लिख देता हूं यहां। अगर एल्कोहल की रिएक्शन की बात करें तो एक तो इनका विहाइड्रोजनीकरण, कॉपर की प्रेजेंस में जो होता है वो, और इनका जो अपचयन है उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। ईथर में IUPAC नाम आप ईथर का जरूर पढ़ के जाएं, कुछ एक्सेप्शनल केस वाला। और ये जरूर आप ध्यान रखें, ईथर जो है इसकी HI के साथ रिएक्शन, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये आपको पढ़ के जाने। ये हमने बात की एल्कोहल, फिनोल, ईथर की। फिर
इसमें मैंने नाम वाली रिएक्शन अगर कोई छूट गई है तो आप पढ़ के जरूर जाएं। नाम वाली रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में एक भी नहीं छोड़नी है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें यदि आप पूरा चैप्टर कवर करते हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड की कुछ नेम रिएक्शन की बात करते हैं। रोजेनमुंड, स्टीफेन अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिस पर क्वेश्चन पक्का आएगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन की इसके प्रति क्रियाशीलता और कुछ जैसे अमोनिया उत्पन्न के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन आप पढ़कर जरूर जाएं। फिर एल्डिहाइड और कीटोन में आप इनका अपचयन क्लीमेंसन व वुल्फ किस्नर अपचयन जरूर पढ़ें। फिर टोलेन व फेलिंग परीक्षण, जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जाता है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की नाम रिएक्शन में इटार्ड, कोल व विद्युत अपघटन, और एक इसकी जो मुख्य नाम रिएक्शन है वो है हेल होलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी अम्लता और अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ये आप पढ़कर जरूर जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूं कोई छूटा तो नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एल्डिहाइड कीटोन के नाम जो नामकरण है वो तो आप पढ़ के जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियों में हमने कुछ नेम रिएक्शन लिखी है, और फिर इनके रासायनिक अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अपचयन, इनके परीक्षण आप पढ़ के जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोल्बे विद्युत अपघटन, इटार्ड, हेल होलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन आप जरूर पढ़ाएं। इसमें एक और है नेम रिएक्शन एल्डिहाइड निर्माण की है, गाटरमान कोख अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, छोड़े नहीं इसको। आते हैं चैप्टर नंबर 9 एमीन पर। एमीन में नेम रिएक्शन पर क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना होती है। तो पहले तो विशेष रूप से 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का नामकरण आप जरूर पढ़ के जाएं। आईपीसी नामकरण की बात कर रहा हूं। फिर हाफेन ब्रोमेमाइड में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी आप पढ़ के जाएं। एमीन की सारकता को आप बिल्कुल भी ना छोड़े, पक्का सवाल आएगा, छप गया समझो पेपर पे। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात कर रहे हैं, एमीन की सारकता के बाद जो एमीन है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे एक तो हमने ले ली कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसकी जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है के साथ अभिक्रिया, आप एक बार इसको देख के जाएं। और मुख्य जो है वो ये है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक भी ना छोड़े, नाइट्रिकण ब्रोमिनिकण सारे आपको पढ़नी है। ये आपको फिनोल में भी पढ़नी है। फिनोल वाला जो टॉपिक है, फिनोल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मैं यहां लिख देता हूं, फिनोल की ESR रिएक्शन
आपको छोड़नी नहीं है। फिर इसमें डाइएज़ोनियम लवण बनता है। डाइएज़ोनियम लवण में इसकी डाइएज़ोटीकरण अभिक्रिया, बाल्ज सीमान अभिक्रिया और इसकी युग्मन अभिक्रिया को आप जरूर पढ़ के जाएं। डाइएज़ोटीकरण जो है या यूं कहें डाइएज़ोनियम जो लवण है, इस पर तो पक्का क्वेश्चन बनेगा, छोड़े नहीं आप। अब मैं चलता हूं लास्ट टॉपिक, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आप पढ़ेंगे शुगर, नॉन शुगर, मोनो, डाई व पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मुख्य रूप से ग्लूकोज, इसकी और फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना है वो आपको बनानी आनी चाहिए। और ग्लूकोज की रिएक्शंस आप एक भी ना छोड़े, चाहे वो ब्रोमीन के साथ है, चाहे वो HNO3 के साथ है, चाहे HI के साथ है, सवाल कैसे भी बन सकता है। फिर डाइसेकेराइड में आप सुक्रोज को जरूर पढ़ के जाएं। और यहां से कुछ सवाल बनते हैं, अपचय शर्करा, अपवर्त और म्यूटा रोटेशन। चलो ये तो कर देता हूं, अपवर्त शर्करा। म्यूटा रोटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, परिवर्तित ध्रुवण गुणक। ग्लूकोज होता है एनोमर, अल्फा बीटा ग्लूकोज जैसे, उनको पढ़ के जाएं। फिर डीएनए आरएनए को आप बिल्कुल नहीं छोड़े। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज की स्ट्रक्चर आप जरूर याद करके जाएं। वैसे ये जो 10वां चैप्टर है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, आप अगर इसको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे आपके कुछ ज़्यादा टॉपिक छूटेंगे नहीं। ये टॉपिक तो आपको कंसिडर करनी ही है। इसके अलावा जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर वो आपको पता होनी चाहिए। एंजाइम पर ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे। एमिनो एसिड में देखो आप लिख लें, एमिनो एसिड में ज्यूटराइन पेप्टाइड बंध और एक होता है समविभव बिंदु। तो मैं इसमें लिख देता हूं, एमिनो एसिड में पेप्टाइड बंध, ज्यूटराइन समविभव बिंदु। ये आप टॉपिक जो मैंने आपको 10वें चैप्टर के बताए हैं पढ़ के जरूर जाए। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में हर साल एक ना एक नामांकित चित्र का सवाल जरूर आता है। इस बार चित्र बनने की संभावना डेनियल सेल, शुष्क सेल, सीसा संचयक सेल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ईंधन सेल। एक तो ये दोनों चैप्टर नंबर 2 में इतने सारे डायग्राम हैं। पहले चैप्टर में प्रतिलोम प्राशन का डायग्राम है और कोई डायग्राम नहीं है। दूसरे चैप्टर में मैंने बता दिए। तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर अपने कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी। उसमें कोई विशेष डायग्राम है नहीं, वो ग्राफ है जो आप याद कर सकते हैं। फिर अपने बाकी के जो चैप्टर हैं जैसे चैप्टर नंबर 10 है, इसमें डायग्राम है डीएनए का और सुक्रोज का हावर्थ सूत्र पूछ लें, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं 10वें चैप्टर के, यदि आप इनको रिवीजन करने बैठे हैं तो 2 दिनों में आप इनको आराम से रिवीजन कर सकते हैं यदि आपने पढ़ रखा है। पढ़ नहीं रखा है, अभी से 0 से स्टार्ट करोगे तब तो आपको 3 से 4 दिन इसमें लगने वाले हैं। और तब तो आप मान लो कई बच्चे ऐसे जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, पूरी साल मस्ती के मजे मारे हैं, तो आप इन टॉपिक को करके जाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ व रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके वीडियोज मैक्सिमम चैप्टर के मैंने डाल दिए हैं। बचे हुए चैप्टर के भी मैं आपको डाल दूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और इनकी जो PDF है आंसर सहित, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यानी MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, उनके
क्वेश्चंस के आंसर सहित पीडीएफ भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जंगीड़, वहां आपको मिल जाएगी। अब आगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी एक मॉडल पेपर मैं आपको यहां सोल्व करके बताऊं, और इसके अलावा मैं आपके लिए एक काम और करूंगा, जो महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है उनका सिंगल वीडियो मैं आपको बना के आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। नेम रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वहां आपके 4 और 5 नंबर पक्के हैं, अगर आपको सारी नेम रिएक्शन याद है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपनी तैयारी को आप बूस्ट करते रहें। कोई क्विज, कोई क्वायरी या कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको सॉल्व आउट करके दे दूंगा। आप अपनी तैयारी को स्पीड अप करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।